हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप देख रहे हो, 12th 2022 का हम बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी पेपर में इस बार क्वेश्चन पूछे गए। और ये मैं आपको बता दूं कि जब से नया सिलेबस आया है, दैट इज 2022 में 2020 में नया सिलेबस आया था, 2020 में नया सिलेबस आया था। और जब 2020 में नया सिलेबस आया, उसी टाइम से कोरोना का पेंडेमिक भी आया और उस टाइम से लगातार 2 साल पेपर जो है वो एक तरीके से आप देख रहे थे कि कैसे हो रहे थे, एक तरीके से ऑनलाइन वे में हो रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रही थी, या एक तरीके से एग्जाम हुई ही नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। तो अभी जब नया सिलेबस जब से लॉन्च हुआ है, तब से ये फर्स्ट ऑफलाइन पेपर लिया गया है। और ये जो पेपर है, इसका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो कैसा है, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब 70 to 90% आप पेपर, 90% पेपर आप बोल सकते हो कि पेपर वॉज ईजी। बहुत ज़्यादा डीप लाइनें नहीं पूछी गई है, सिंपल लाइन्स, सिंपल चीज़ें पूछी गई है जो हम डेली पेपर में पढ़ते हैं। और ऊपर से हम देखते हैं कि 25% सिलेबस को रिड्यूस भी कर दिया था, है ना। तो 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस भी हो चुका था। और जो बचा कुचा आप सिलेबस 75% था, तो उसमें से बहुत सारी प्रिडिक्टेबल चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, तो मैंने एक लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 12th। ठीक है, तो वो उनमें से बहुत सारे टॉपिक जो है, जो मैंने अपने वीडियो में रिकमेंड किए थे आपको, वो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर के डिस्कशन को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप होता है। और एमसीक्यू में हम देखते हैं पहला एमसीक्यू, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 2n डिप्लॉइड। तो इससे अब क्या बनना है, इससे पोलन ग्रेन बनने हैं। तो पहली बार तो ये मियोटिक डिवीजन शो करेगा, मियोसिस से शो करेगा। फर्स्ट मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके चारों सेल हैप्लॉइड हो जाते हैं। फिर आपके पास ये कोई भी एक पोलन ग्रेन आप ले लो, तो इस पोलन ग्रेन में एक बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल होता है, एक बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल होता है, और एक छोटा सेल होता है अंदर, जिसको आप जनरेटिव सेल बोलते हैं, जनरेटिव। तो ये जनरेटिव सेल आगे जाके ये पहला पहला माइटोटिक डिवीजन वेजिटेटिव और जनरेटिव के लिए होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल में होता है, जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, और 2 मेल गमेट बनते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गमेट बनते हैं। ठीक है, ऐसे 2 मेल गमेट बनते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, एक बार मियोसिस होता है जिससे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन में फिर एक बार और माइटोसिस होता है जिसमें 2 सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, और फिर माइटोसिस। माइटोसिस अगेन दूसरी बार होता है, ठीक है, जनरेटिव सेल में। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है ए आंसर इज द करेक्ट है। यहाँ पे आप बोलते हो 1 मियोटिक डिवीजन और 2 माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द सेपरेटेड स्ट्रैंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग बाय यूजिंग। मैंने डीएनए रेप्लिकेशन के वीडियो में आपको सारी एंजाइम्स बताई थी, जिसमें हमने बोला था डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है कौन, हेलिकेज। फिर इन दोनों को जोड़ने से रोकता है कौन, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे है क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाता है, दैट इज द सेपरेटेड स्ट्रैंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग, है ना। फिर आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, एक डायग्राम दी गई है। ये डायग्राम आपके इवोल्यूशन में से आपके क्रोमोसोमल एबरेशन टॉपिक से बिलोंग करती है। ये जो डायग्राम है, ये आपका इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ये जो चैप्टर है, उसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला जो टॉपिक है, उसमें इन्वर्शन ये शो कर रही है। इन्वर्शन में क्या देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे जीन है। अब इसमें से ये बी सी डी जीन को इन्वर्ट कर दिया गया है। पहले डी आ गया है, फिर सी आ गया है, फिर बी आ गया है। देखो यहाँ पे पहले बी सी डी, तो ये जो है ये उल्टा कर दिया, इन्वर्शन बोलेंगे आप इसको। इन्वर्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आप आगे में क्या बोलेंगे, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द गार्ड सेल एंड एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट वाला हार्मोन हमने कितने बार पढ़ा है, एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड एक तरीके से ट्रांसपिरेशन को रोकता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ना, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो ये आपके आंसर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 5th एमसीक्यू आता है। 5th एमसीक्यू में हम क्या देखते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आईवीएफ, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे
While playing a cricket, राजू फेसेस प्रॉब्लम टू सीवियर पेन एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। देखो एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलते खेलते उसको एकदम से एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ, एकदम से उसे पेन होने लगा, हेवीनेस होने लगी चेस्ट में। ठीक है, पेन स्प्रेड फ्रॉम नेक लोअर जॉ में भी आया, नेक में भी आया। ठीक है, उसके बाद ये पेन जो है वो लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म पे भी गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? ये एंजीना पेक्टोरिस के सिम्टम है, एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, आप आगे बात करते हैं। विच लेयर इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सीएनएस ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के कॉन्टैक्ट में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कौन सी लेयर होती है? ये मेनिंजेस का क्वेश्चन है। पाया मैटर होता है, पाया मैटर ये सबसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, पाया मैटर। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बोला था मेनिंजेस पढ़ के जाना, मेनिंजेस से क्वेश्चन आया। देखो लेयर, इसके बाद आपका ये पायामेटर हो गया डी। ठीक है, सेल्यूलर फैक्टर इन इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमारे फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स हमारे डायरेक्ट इन्नेट इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटीबॉडी ये आपके ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी एक तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टी सेल भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट। पिक आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्लड पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे ब्लड पैरासिटिज्म बोला है, मैंने बोला था पैरासिटिज्म में ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ के जाना। कोयल और कौवे का पैरासिटिज्म, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, तो ये एशियन कोयल विद कॉमन इंडियन क्रो है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है और आपका लास्ट एमसीक्यू बच जाता है। अब लास्ट एमसीक्यू आप क्या देखते हो? एनेलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर, मैंने बोला था पीसीआर भी पढ़ के जाना भाई। देखो पीसीआर से भी एक एमसीक्यू आ गया। तो पीसीआर में जो एनेलिंग स्टेप है उसमें क्या टेम्परेचर चाहिए? 40 to 60 डिग्री आपके बुक में लिखा है। वैसे अगर स्टैंडर्ड्स बुक में देखो तो 60-62 डिग्री लिखा होता है, लेकिन आपके बुक में ये 40 to 60 का रेंज दिया हुआ है। तो बुक में जो दिया है वही क्वेश्चन में पूछा है और वही बताया 40 to 60। ठीक है, आगे आगे आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसमें सिर्फ एक लाइन का ही आंसर है। नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी कौन डिटरमाइन करता है? स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा का पोलन ग्रेन के साथ रिएक्शन होता है, स्टिग्मा बोलेंगे आप इस आंसर। ठीक है, तो दूसरा आप बोलेंगे विच ऑफ द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। बोले तो ऑक्सीन का प्राइमरी प्रिकर्सर मैंने बोला था, पढ़ के जाना, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये फिर इसमें आप बोलोगे हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट है? 34। उसमें से इंडिया में कितने हैं? 3। आपके बुक में 3 दिए हैं इंडिया में, 3। एक बर्मा रीजन में है, एक हिमालयन रीजन में है और एक वेस्टर्न घाट जो मुंबई वाला पूरा जो रीजन आता है, कोस्टल एरिया फ्रॉम मुंबई, गोवा, फिर उसके बाद केरला, कर्नाटक, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप बोलोगे आगे, आगे का क्वेश्चन, नेम द प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियम के पास से हमें एक टीआई प्लाज्मिड मिलता है जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है प्लांट के सेल में। तो आप बोलोगे क्राउन गॉल नाम का डिसीज होता है, क्राउन गॉल डिसीज ये होता है। ठीक है, ये लिखा गया है आपके उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, आप देख सकते हैं। इसमें क्राउन गॉल डिसीज टीआई प्लाज्मिड से हम, सॉरी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियम से हम एक टीआई प्लाज्मिड निकालते हैं और वो जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो ट्यूमर बनाता है बैक्टीरिया में, तो वो क्राउन गॉल डिजीज बनाता है। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द ट्रोफोब्लास्ट सेल विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब। हमने बोला था ये ऐसे कुछ सेल होते हैं फ्लैट। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं एम्ब्रियो में और इनमें से कुछ सेल अंदर जो है, अंदर एम्ब्रियोनल नॉब होता है। तो एम्ब्रियोनल नॉब के साथ जो ट्रोफोब्लास्ट कनेक्ट होते हैं ये वाले, ये इनको सेल ऑफ राउबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ राउबर। मेरे वीडियो जिन्होंने भी देखे हैं उनको ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि मेरे वीडियो से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है प्लीज। वैसे मेरे ही नहीं कि कोई भी इंसान अच्छा ही पढ़ाता है, बट स्टिल अगर मेरे वीडियोस में से आपके पेपर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन हुआ हो तो डेफिनेटली मेंशन जरूर कीजिएगा कि भाई आपको क्या बेनिफिट हुआ, या फिर आपके जो भी लास्ट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो लास्ट वीडियो था, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, तो ये जरूर बताइए। अगर हाँ कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली बोलिए भी कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो लाइक करना चाहिए और नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर करिएगा जिससे मेरे को पता चलेगी मेरी गलतियां और मेरी खूबियां, है ना। तो आइडेंटिफाई द ट्रोफोब्लास्ट सेल ये हमने देख लिया। तो इसको आपने सेल्स ऑफ राउबर बोला, राउबर्स राउबर्स सेल बोला आपने, या सेल्स ऑफ राउबर बोला। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। मैंने बोला था लॉजिस्टिक पढ़ के जाना और लॉजिस्टिक के साइड में ही आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था। तो एक्सपोनेंशियल में हमको देखता है कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं, तो ये कर्व जो है जे शेप आता है ना। तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ग्रोथ का मॉडल, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व आपको मिल रहा है।
और लास्ट में पायोनियर स्पीशीज। मैंने बोला था भाई सक्सेशन में पायोनियर जरूर पढ़ना, सीयर, सीरल, स्टेजेस, क्लाइमैक्स, कम्युनिटी, इनमें से एक डेफिनेशन तो आएगा। तो देखो पायोनियर आ गया। पायोनियर जो है वो क्या होता है? पायोनियर को आप बोलोगे वो पहली स्पीशीज, द फर्स्ट स्पीशीज होती है ये, फर्स्ट स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्राइमरी सक्सेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन शुरू कहाँ से होता है? पायोनियर स्पीशीज से, है ना। पायोनियर स्पीशीज वो पहली स्पीशीज होती है जो जाके पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाती है आखिरी में। पायोनियर स्पीशीज आते हैं पहले छोटे मोटे अलगी, लाइकेन्स वगैरह, फिर उसके ऊपर बड़ी स्पीशीज आती है और बड़ी बड़ी ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है, प्राइमरी सक्सेशन। तो ये भी आप आंसर लिख सकते थे शॉर्ट में, या पूरा लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते थे कि ऐसी पहली स्पीशीज जो कि आगे जाके पूरा एक कॉम्प्लेक्स और स्टेबल इकोसिस्टम बनाएगी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपका ये 1 मार्क सारे के सारे डन हो गए, है ना। तो बहुत ही सही और इजी था। इसमें से अगर आप कुछ कंफ्यूज हो सकते थे, जो कम पढ़ते हैं, वो जो पढ़ने वाले उनको ट्रिप्टोफैन पता होता है, स्टिग्मा पता होता है, ठीक है। 34, हाँ 34 जो पढ़ते हैं शायद उन्हीं को पता था, जो नहीं पढ़ते या कम पढ़ते उनको नहीं पता होगा। क्राउन गॉल थोड़ा डीप क्वेश्चन था, शायद आप किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं, ये भी थोड़ा डीप था, सेल ऑफ रॉबर। तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े डीप थे, बाकी के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ये पायनियर और ये सारे क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल थे। तो बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर आप देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपका ए जो है वो क्या होगा? वो टेस्टीज होगा। ए क्या हो जाएगा? टेस्टीज हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? बी वास्ट डिफरेंस हो जाएगा, वास्ट डिफरेंस हो जाएगा, है ना, वास्ट डिफरेंस। आपका डी क्या हो जाएगा? अब डी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आप बोलोगे। और लास्ट में आप बोलोगे ये जो है ये सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको आंसर लिखने थे। देखो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन, जिन्होंने भी थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा भी अच्छे से यानी ईमानदारी से पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली सॉल्व कर पाए होंगे, 101% गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते, उनको पता है कि भाई कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो वो ना वो पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ थोड़े एवरेज होते हैं बेचारे, अपने दम से जितना हो सकता है, जितना वो पुश कर सकते हैं खुद को, वो डेफिनेटली कोशिश करते हैं। हालांकि उनका मेंटल लेवल उनका साथ नहीं देता, बट स्टिल वो पुश करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये बच्चे डेफिनेटली आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड लिस्ट द सिम्टम। तो यहाँ पे हमें पता है 21st क्रोमोसोम का डिसऑर्डर क्या है? 21st में ट्राइजोमी आती है। 21st क्रोमोसोम में हमको क्या दिखती है? 21st पे हमको ट्राइजोमी दिखती है, ठीक है। ट्राइजोमी मतलब 3 क्रोमोसोम होते हैं, तो जनरल क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप डाउन्स सिंड्रोम बोलते हो, डाउन्स सिंड्रोम बोलते हो, है ना। क्लीन फिल्टर में XXY होता है, ठीक है। 3 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होती है। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है। सिम्टम्स पूछे हैं, सिम्टम्स में बड़ा सिंपल याद रखना है भाई, एक पर्सन जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको क्या होगा? उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होगा, फेस उसका राउंड होगा, फेस कैसा होगा? राउंड होगा। टंग प्रोट्रूडिंग होगी, नोकदार होगी टंग, टंग कैसी होगी? प्रोट्रूडिंग होगी, प्रोट्रूडिंग, ठीक है, ट्रायंगुलर। फिर आप बोलोगे टंग प्रोट्रूडिंग है, एपिकैंथल फोल्ड होंगे उसमें, आंखें चीनी जैसी होगी, कैंथल फोल्ड ऑफ आई, ठीक है। फिर आप बोलोगे सिंगल पाल्मर क्रीज होगी, हाथ पे एक ही क्रीज होगी, एक ही लाइन होगी हाथ पे, पाल्मर क्रीज, ठीक है। तो ये कुछ और मेंटली रिटार्डेड, तो ये कुछ ऐसे सिंपल से पॉइंट्स है जिन पे आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट, मतलब सिम्टम्स है तो किसके? डाउन सिंड्रोम के। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक को एक एक पॉइंट दे दो तो तुम्हारे आराम से 2 मार्क्स हो जाते हैं भाई, है ना। चलो आगे देखो, आगे आपके पास है राइट एंड एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये देखो नीचे दिया है मैंने, एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हमने इसीलिए दिया ऐसा, और ऐसे स्क्रीनशॉट में इसीलिए डाल रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू सेव माय टाइम। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, बट टाइम सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप क्या बोलते हो? मेन एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक तरीके से मैपिंग करते हैं पूरे जीनोम की, है ना, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते, कलेक्ट करते, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, टूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं रिलेटेड टेक्नोलॉजीज
को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को वगैरह, है ना, टेकिंग केयर ऑफ द लीगल एथिकल इश्यूज, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एम्स है। अब ये जो है ये मैच द पेयर्स आया है। मैच द पेयर्स किससे करोगे, एग से क्या बनता है, एग से एम्ब्रियो बनता है। न्यूसेलस से क्या, न्यूसेलस की ये जो मेम्ब्रेन है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। कभी कभी किसी किसी प्लांट में न्यूसेलस रह जाता है तो उसमें पेरिस्पर्म बन जाता है, ठीक है। कैस्टर एक एग्जाम्पल दिया था। आउटर इंटेगुमेंट की बात करते हैं तो ये टेस्टा बोलते हैं इसको, और इनर इंटेगुमेंट को टेगमेंट बोलते हैं। ये सीड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, ये भी आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन के कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट में। यहाँ पे आप देखो निएंडरथल मैन के ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आपको लिखना क्या था, इसमें आपको ये स्केलेटल फीचर लिखने थे, ये स्केलेटल फीचर, सॉरी हाँ। तो इसमें आपको क्या लिखने थे, स्केलेटल फीचर लिखने थे, ठीक है। ये स्केलेटल फीचर निएंडरथल मैन के ये लिखने थे। हेवी बिल्ड्स, शॉर्ट, प्रोमिनेंट ब्रो, आईब्रो रिजेस वगैरह, नोटो, ये प्रॉपर यहाँ पे फोरहेड है, डीप जॉज है, ठीक है, चिन एब्सेंट है। तो ये सारी चीजें आपके निएंडरथल मैन के बारे में दी गई है। तो ये पता करना था। और 1400 सीसी इसकी क्रैनियल कैपेसिटी है, ये सब लिखना था। इरेक्ट थे ऐसा। तो आपको फीचर्स लिखने थे निएंडरथल मैन के, बड़ा सिंपल। और मैंने बोला भी था कि भाई क्या क्या करके जाना है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और निएंडरथल करके जाना है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इंपॉर्टेंट वाला, और देखो निएंडरथल मैन आ गया, ठीक है। तो मैंने जैसा बोला कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप सोचो कि अगर आपने वो वीडियो देखा है, बेनिफिट हुआ है, तो मुझे ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका पेपर कैसा गया वो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप बताइए कैसा पेपर गया, ठीक है सबका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निएंडरथल मैन देख लिया हमने। डिफाइन द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर। तो इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना के अपने वीडियो पे चैनल पे पोस्ट किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है ना। तो आप देखते हो कि जो रूट्स होते हैं वो राइजोस्फीयर यानी एक छोटे माइक्रोस्कोपिक एनवायरमेंट से वाटर को खींचते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर वो होता है जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, सीधा सीधा जमीन के पानी में, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल पार्टिकल उसको होल्ड करके रखते हैं। कंबाइंड वाटर जो किसी दूसरे केमिकल के साथ क्या कर लेता है, एक तरीके से बॉन्ड वगैरह फॉर्म कर लेता है। कंबाइंड वाटर जो है वो देखो हाइड्रेटेड ऑक्साइड वगैरह, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इनके साथ ये ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और लास्ट में आप बोलते हो कैपिलरी वाटर, ये अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये अवेलेबल होता है। आगे आगे हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का ये हमने पूरा डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है। वाटर जो है एक तरीके से बेस्ट सॉल्वेंट होता है, वाटर का न्यूट्रल पीएच होता है, और इसके अलावा वाटर जो है एक बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है। तो ये सारे पॉइंट आपने देखे। वाटर जो है देखो बेस्ट सॉल्वेंट है, वाटर जो है वो एक तरीके से एक इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका न्यूट्रल पीएच होता है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, डिजॉल्व मिनरल डिजॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है सबसे बेस्ट। इसकी हाई स्पेसिफिक हीट वगैरह हम देखते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन और थर्मल बफर। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास अ पर्सन मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। एक पर्सन एक छोटे से एक्सीडेंट से यहाँ पे सफर किया और उसको छोटी मोटी चोट आ गई, कुछ खून बहने लगा, बट वेरी सून द इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। बहुत जल्दी उसने ब्लीडिंग करना रुक गया, ठीक है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होगा ये ब्लीडिंग करना रुक जाना, यानी क्या होता है, ब्लड कोएगुलेशन होता है। तो ब्लड कोएगुलेशन पूछा है। ये डायग्राम, ये आपका ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस है, और ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम बना सकते थे तो बना लेना था, और थोड़ा 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना था, काम खत्म, ठीक है। तो वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये मैच द एंटीबायोटिक विद द माइक्रोबियल सोर्सेस। मैंने इसकी ट्रिक्स अपने वीडियोस में शेयर की थी, क्या पता आप लोगों ने देखी या नहीं देखी। तो डेफिनेटली इसकी ट्रिक्स जो थी उससे आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगर अभी भी नहीं देखी है तो एमएसटी सीईटी के एग्जाम के लिए वो ट्रिक्स देख लेना जरूर। जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारा पूछ सकते हैं तो भाई एमएसटी सीईटी में क्यों नहीं पूछेंगे, है ना। तो लॉजिक लगाओ, जाके वो ट्रिक्स जरूर देख लेना जितनी है। मैंने सारी चीजें एक प्रॉपर वे में आपको एक तरीके से रटवा दी थी, याद करवा दी थी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, मैंने बोला था सारे ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी, पूरा टेबल याद कर लिया था हमने। कैसे, चल एरी पेन स्ट्राइक खेलेंगे, या फिर बैठ के घर में बैठेंगे, या फिर क्या करेंगे, टेरेस पे जाके साइकिल चलाएंगे, ऐसा कुछ वो ट्रिक था। और उससे हमने चल से क्लोरोमाइसिन, एरी से एरिथ्रोमाइसिन, पेन स्ट्राइप से पेनिसिलिन, स्ट्राइप से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन टेरेस से, ठीक है, घर पे बैठेंगे बेसिट्रेसिन वगैरह। तो ये सारी एंटीबायोटिक याद कर ली थी। फिर एक एक क्लोरोमाइसिन का हमने क्या बोला था, क्लोरोमाइसिटीन जो है चल चल अवे, चल चल वे यानी चल चल बे, चल चल बे भी बोल सकते हैं हम, चल चल वे भी बोल सकते हैं। चल चल वे का मतलब होता है वेंजुअली। तो आप देखो वेंजुअली आया, तो आपने बोला ये क्या हो गया भाई, ये कितना सिंपल था,
ठीक है, वेंजुअली, ऐसा ट्रिक था भाई, सिंपल से, चल चल अवे, वो भी बोलता है अपना जेठालाल, चल चल अवे, है ना, तो चल चल वे दैट इज वेंजुअली, ठीक है। फिर उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन का इरिथ्रियस, बड़ा इजी है ये तो आप कभी भी बता सकते थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप क्या बता सकते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप बता सकते थे एक तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिन पेन स्ट्राइप एस टी घर चल, ऐसा कुछ, तो घर से ग्रीशियस ऐसा बोला था मैंने, एस टी देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस टी घर चलो, घर चलो, एस टी जो है लाल गाड़ी होती है हमारे इधर, है ना, लाल गाड़ी में बस के बैठ के घर जाते हैं, एस टी घर चलो यानी ग्रीशियस, ठीक है। टेरामाइसिन से फिर एक ही बच जाता है, तेरी साइकिल और मेरी एस टी, ऐसा कुछ वो, ये था ट्रिक, अगर आपको याद है, और से ऑरिफिकेंस आ गया, ठीक है। तो ये अगर आपने ट्रिक किए होते तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, ठीक है। अगर नहीं किए तो एमएसटी सीटी के लिए प्लीज मेरा वीडियो देख लेना, कर लेना भाई, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड इज कॉमन नेम गिवन टू द टू आइडेंटिकल सब्सटेंस, देखो दो आइडेंटिकल सब्सटेंस ढूंढे गए और दोनों को एक ही नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड, आगे जाके तो ये दो नाम के बारे में पूछा है कि इसके सेपरेट नाम बताओ, तो पहला नाम एब्सिसिन है, दूसरा नाम डॉर्मिन है, और इनको दो अलग अलग साइंटिस्ट ने ढूंढा था, वेरिंग ने ढूंढा था और आगे इसको और भी साइंटिस्ट ने ढूंढा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, और इसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। आगे देखो, डेजर्ट प्लांट के एडाप्टेशन पूछा है, ये आपके तरह एक अगेन इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी में आप देख सकते हो, इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से ये क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट में क्या एडाप्टेशन होता है। तो डेजर्ट प्लांट में हम देखते हैं कि उनका क्यूटिकल थिक होता है, ठीक है, लीफ सरफेस इनका ये होता है, स्टोमेटा इनका हमेशा डीप पिट्स में होता है, डीप पिट्स यानी संकन स्टोमेटा बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन अवॉइड करता है, थिक क्यूटिकल होता है। स्टेम इनकी लीफ जो है वो कांटों में मॉडिफाई हो जाती है, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एंड स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ, ठीक है। ये भी कैम पाथवे शो करते हैं, एग्जांपल ओपनशिया वगैरह, ठीक है। और जो एनिमल होता है वो यूरिकोटेलिक होता है, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडाप्टेशंस थे एनिमल और प्लांट के डेजर्ट में, तो ये आप देख सकते हो, गिव एडाप्टेशन इन डेजर्ट ऑन एनिमल एंड प्लांट, तो हमने 14th का ये आंसर लिखा है, ये देखो ये आपका 14th का आंसर है और ये आपका 12 का आंसर है। आप बोलोगे 13 का आंसर किधर है, तो 13 का आंसर देखो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद रिलेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ से बायोटेक्नोलॉजी के क्या रिलेशन, क्या फायदे हैं, तो आपने देखना है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए आपको 3-4 फायदे बताने की, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, जैसे कि हमको इरिथ्रोपोइटिन मिलता है, इंटरल्यूकिन मिलता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी से हमें ये सारे चीजें मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी की कुछ डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं, दूर करना यानी उनको हम रेगुलर बेसिस पे ये बॉडी में इनकॉर्पोरेट करके, इंट्रोड्यूस करके हम अपने डिजीजेस को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन, इसके अलावा इंसुलिन बनाना, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, ये सारा हमने पढ़ा, तो ये सारे आप इसमें शॉर्ट पॉइंट्स में लिख सकते थे कि क्या क्या फायदे, हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, थर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, थेरापेटिकल प्रोडक्ट, और थेरापेटिकल प्रोडक्ट के अलावा हमको एक तरीके से इंसुलिन मिलता है, हमको वैक्सीन मिलते हैं, तो ये सारे आपके बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेडिसिनल एप्लीकेशन है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पे आपने ये भी आंसर कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं आप सेक्शन सी पे, ठीक है। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बोला 3 मार्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको एक डायग्राम अगर है तो डायग्राम निकालनी कंपलसरी होती है, ठीक है। तो हमेशा 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम निकाली है तो ही आप मार्क, मतलब एक तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन में डायग्राम इज नेसेसरी, ठीक है। आप देखो, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी मैंने आपको बोला था कि भाई पढ़ के जाना, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप देखते हो 2 टाइप के मौत होते हैं, एक बिस्टन बिटुलारिया होता है और एक बिस्टन कार्बोनारिया होता है। बिस्टन बिटुलारिया व्हाइट होता है, बिस्टन कार्बोनारिया ब्लैक होता है, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले की कंडीशन, जब सारे लाइकेंस जो थे वो क्या थे, व्हाइट थे, तब बिस्टन बिटुलारिया दिखता नहीं था, लाइकेंस में छुप जाता था, ब्लैक वाला दिख जाता था, ब्लैक वाले को बर्ड खा लेते थे। तो पॉपुलेशन किसका कम हुआ, ब्लैक का कम हुआ, व्हाइट का इंक्रीज हो गया, तो व्हाइट नेचुरली सिलेक्टेड थे। आगे जाके क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सारे लाइकेंस काले पड़ गए, अब काला मॉथ जो था, ब्लैक मॉथ, वो नहीं दिखता था, बिस्टन कार्बोनारिया, और व्हाइट दिख जाता था, तो व्हाइट जो है पॉपुलेशन कम हो गया और ब्लैक का पॉपुलेशन बढ़ गया। तो आप बोलोगे जो ब्लैक मॉथ थे वो नेचुरली सिलेक्ट हो गए। तो एमएसटी सीटी में भी यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने बोर्ड में मिस्टेक्स कर ली है, बोर्ड में गलतियां हुई है, तो उसको छोड़ दो, अब उसको कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन आप एमएसटी सीटी के लिए इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा स्कोर बिल्डअप कर सको,
ठीक है। आगे आप बात करते हैं डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट। तो गैसियस हार्मोन इथिलीन होता है, इथिलीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की इससे क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग होता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन ये सारे प्लांट्स में आप ये सारी यहाँ पे एप्सीशन होता है, एप्सीशन यानी पतझड़ होती है, पत्ते गिरते हैं, फ्रूट गिरते हैं, फ्रूट पकता है, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो इथिलीन से होती है। ठीक है, इथिलीन का सोर्स इथैफोन होता है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया है ना। तो सारी चीजें हम प्रॉपरली एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हम क्या बात करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये बताता है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, उसका डेफिनेशन आपको लिखना था पहले। नेम द वेरियस सीरल स्टेजेस फ्रॉम पायोनियर स्पीशीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद ये सारे स्टेजेस, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, रीड स्वैम स्टेज, सबमर्ज प्लांट स्टेज, मार्श मिल्यू स्टेज, फिर सबमर्ज एंड राइस फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज एंड श्रब स्टेज एंड फाइनल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ऑल दीज आर द बेसिकली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जेरार्क सक्सेशन। जेरार्क यानी पानी में जो सक्सेशन होता है उसके, तो उसी के आपको स्टेजेस पूछे, सॉरी जेरार्क नहीं, हाइड्रार्क, सॉरी हाँ, हाइड्रार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क यानी जो पानी में होता है वो, जेरार्क यानी जो डेजर्ट में होता है वो। ठीक है, तो हाइड्रार्क सक्सेशन के आपको स्टेप पूछे हैं, तो हाइड्रार्क सक्सेशन के ये सारे स्टेप्स हैं। आगे बोलो, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। डिस्क्राइब भी बोला है और डायग्राम भी बोला है, मतलब आप देखो डायग्राम भी निकालना है आपको, ये वाली डायग्राम, और ये आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सर सिर्फ हमको क्या डायग्राम निकालनी है, हम क्या है, देखो क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, नीट एंड लेबल डायग्राम भी चाहिए और डिस्क्राइब भी बोला है ना। तो ये दोनों ही चीज आपको करनी है, जिसने दोनों किया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3-4 पॉइंट कम से कम डायग्राम के होने चाहिए, 3-4 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 4, 6-7 रहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा, लेकिन 3-4 पॉइंट डायग्राम के होने चाहिए और एक अच्छी खासी वेल लेबल डायग्राम होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप आगे बात करते हो, तो ये वाला देखो, ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें और कुछ है क्या अपने पास, हाँ, तो 17, 18 हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आप क्या देखते हो, ये आपको फॉलोइंग फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप क्या देखते हो, ये राइट आर्ट्रियम है, तो ये राइट के बाद ये कौन सी आर्ट्रियम होगी, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो है, 2 मिनट, हाँ, तो ये जो है आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे ये लेफ्ट आर्ट्रियम होगी, ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये आपकी राइट वेंट्रिकल होगी, है ना। फिर उसके बाद आप बोलोगे ये ब्लड जो है वो ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, ये जाता है बेसिकली पल्मनरी अयोटा में। पल्मनरी अयोटा, पल्मनरी अयोटा लिखना था आपको यहाँ पे। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लंग्स से फिर ये कहा जाता है पल्मनरी वेन में जाता है, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन में जाता है ना। फिर आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है हार्ट में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलता है तो सिस्टेमिक अयोटा में जाता है, सिस्टेमिक अयोटा। ठीक है, और फिर आप बॉडी ऑर्गन से ये कहाँ पे जाता है, बॉडी ऑर्गन से ये अल्टीमेटली लास्ट में हम देखते हैं, बॉडी ऑर्गन से ये सुपेरियर इंफेरियर वेना कावा से हार्ट में जाता है, सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा से ये हार्ट में जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपने सॉल्व किया होगा, है ना, डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बड़ा इजी था ये। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा है इसी में, देखो नीचे, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म, क्वेश्चन नंबर 20। तो यही आपको हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर करके जाइएगा, ये आते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म में देखो क्या क्या होता है, थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है, स्वेटिंग आती है पर्सन में, एक तरीके से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस होता है, फ्लशिंग यानी रेडनेस होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा पसीना वगैरह निकलता है बॉडी से, रैपिड रेस्पिरेशन होता है, रैपिड रेस्पिरेशन। ठीक है, आई बॉल्स बल्जी हो जाते हैं, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। और आप देख सकते हो हाइपोथायरॉइडिज्म में इसका ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, ये बच्चों में होता है तो क्रिटिनिज्म बोलते हैं, बड़ों में होता है तो मिक्सोडेमा बोलते हैं। ठीक है, ग्रेव्स डिसीज को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं, यही सारी चीजें होती है ग्रेव्स डिसीज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गिव द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट को हम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं बायोलॉजिकल फादर को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस में, कोर्ट केसेस में, क्रिमिनल केसेस में यूज करते हैं, रेप केसेस को डिस्कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा हम आगे क्या बात कर सकते हैं,
इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें आता है डीएनए फिंगरप्रिंट, राइट अबाउट इन सिचू एंड एक्स सिचू कंजर्वेशन। ये भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है भाई, करके जाना। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, इन सिचू कंजर्वेशन, जहाँ पे एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में हम क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, इन सिचू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह ये सब आते हैं उसमें, नेशनल पार्क वगैरह वगैरह, है ना। एक्स सिचू कंजर्वेशन में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर, जैसे कि हम बॉटनिकल गार्डन में प्लांट को रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल में को रखते हैं, एक्वेरियम में फिशेस को रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे। इसके बाद आप क्या बात करोगे, टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड वाला ये जो क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर एंड गिव द कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। 24 को टाइफॉइड के बारे में डिस्कस करना है। तो टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। सिम्टम्स ये सारे हैं, प्रोलॉन्ग फीवर आता है 104 डिग्री तक का, नॉजिया फटीग हेडेक होता है, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट पेन और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है। ये सारे वाइट, एक तरीके से व्हाइट कोट आता है टंग के ऊपर, हमारी जबान देखता है ना डॉक्टर बहुत बार। एनारोक्सिया आता है, ठीक है। एनारोक्सिया एक तरीके से लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, खाने से, गंदा खाना, गंदा फूड, गंदा पानी, इससे फैलता है, ठीक है। फिर आप बोलोगे एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। ये भी मैंने बोला था, कम से कम प्रॉपर्टीज लिख के जा, मतलब एक तरीके से आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो कम से कम हेडिंग पढ़ के जाना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, ठीक है। आप बोलो एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सबलिमिनल, समेशन, ऑल और नन लॉ, रिफ्रैक्टरी पीरियड, सिनेप्टिक डिले, ये पढ़ के जाना बोला था मैंने। कम से कम इतना भी आपने ये हेडिंग भी लिखे होते ना, तो आपको कम से कम 3 में से 1.5 मार्क मिल गए होते। बट आपने हेडिंग भी नहीं लिखे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन आपने एक्सप्लेन किया है तो पूरे 3 में से 3 मिलेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छा एक तरीके से आप अगर करके गए होंगे, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं एक तरीके से, एक अगेन यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है, मैच द पेयर वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पे इसके माइक्रोबियल रिसोर्सेस, मैंने अगेन इसका भी ट्रिक दिया हुआ था आपको। ट्रिक में मैंने क्या बोला था, विटामिन B12, विटामिन फ्यूमेरिक एसिड का, फरा खान, ठीक है, गाती है गान, ये हमने पढ़ा था, GAN। फरा बोले तो 2 मिनट, ये देखो, फरा फ्यूमेरिक एसिड, राइजोपस अराइजस, है ना। तो देखो राइजोपस अराइजस, फरा राइजोपस अराइजस, ठीक है। तो आपके पास क्या है, राइजोपस अराइजस, ये है। तो आपका फ्यूमेरिक एसिड का राइजोपस अराइजस हो गया, ठीक है। ये आपका राइजोपस अराइजस हो गया, ठीक है। विटामिन B12, B2 को छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। विटामिन B12 में आपने क्या बोला था, बिट्टू शर्मा, ठीक है, बिट्टू शर्मा हमने बोला था, ठीक है। बिट्टू शर्मा, न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई, ठीक है। ये बिट्टू शर्मा, बिट्टू की आजीबाई, एर्मोथेशियम, एशिमादा आशीबाई, ठीक है, करती है न्यू गॉसिपाई, न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई, है ना। लाइपेस आपने देखा, लाइपेस क्या है, एक तरीके से लाइपेस जो है वो एक तरीके से ये एंजाइम है। कौन सी एंजाइम, लिपिड को ब्रेक करने वाली। तो लाइपेस क्या, कैंडिडा लिपोलिटिका, सलमान खान की स्टोरी पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, ठीक है। फिर सेल्यूलेस के लिए हमने बोला था कोनिकाई, ट्राइकोडर्मा कोनिकाई, तेरी धर्मा कौन ले गई, ऐसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद आपने सिट्रिक एसिड के लिए फराकान, कान बोले तो एस्पैरागिलस नाइजर, फराकान, कान बोले तो कान, एस्पैरागिलस नाइजर, एस्पैरागिलस नाइजर, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये वाला एस्पैरागिलस नाइजर, ठीक है। तो आपके सारे के सारे हो गए, बस यही बच गया। तो ये आपका किस में आएगा, ये कैंडिडा लिपोलिटिका हो गया। अब आपका 5 बच गया। तो सुडोमोनास डेनिट्रैफिकन्स, ये विटामिन B2, ये, ठीक है। तो ये आपका इजी है, विटामिन B2, ठीक है। तो ये आपने एक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आगे, आगे ये आपका पूरा पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देख सकते हैं, आगे देखो, आगे और एक कौन सा क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन एनी 3 एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के 26वां क्वेश्चन है, 26। बायोपायरेसी के कोई भी 3 एग्जांपल देखो। नीम का एक इशू हुआ था, एक इशू हमारा बासमती का हुआ था, और एक इशू हमारा हल्दी का हुआ था। तो 3 ही दिए हैं, तो एनी 3 क्या है भाई, 3 ही तो दिया है तुमने पेपर में, एग्जाम में, सिलेबस में, और तुम 3 ही पूछ रहे हो, तो एनी 3 बोल रहे हो। एनी 3 जैसे कि 10-15 दे दियो, है ना। तो 3 दिए है, 3 लिखने, तो सिंपल है। इसमें शॉर्ट में आपको लिखना था कि क्या हुआ था, नीम का कुछ इशू हुआ था, ठीक है। फिर बासमती का टेक्समती के नाम से बेच रहे थे US वाले, तो उसका इशू हुआ था। हल्दी का भी इशू हुआ था, ठीक है, जो कि हमने ये कर लिया, जीत लिया ये केसेस, ठीक है। फिर इसके बाद आप बोल रहे हो अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, सेक्शन डी में आप बोलते हो कि एक तरीके से ये क्या है, पूरा का पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ाना है आपको। आर्टरी क्या है, थिक वॉल्ड होती है, वेन थिन वॉल्ड होती है। आर्टरी का ल्यूमन नैरो होता है, वेन का ब्रॉड होता है। आर्टरी में आप देखते हो कि ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया थिन होती है। आर्टरी में आप बोलते हो वॉल्व एब्सेंट होते हैं, वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, ब्रेन में प्रेशर नहीं होता।
आर्टरी जो है वो एक तरीके से हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, वेन्स हार्ट तक ब्लड को लेके आती है। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सारी वेन्स, आप बोलोगे सारी वेन्स क्या कैरी करती है, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स थे, लिखने थे, सिंपल है, ठीक है। आपको क्या लगता है मैंने पढ़ के बताया? अरे भाई बहुत ईजी है, 2-3 बार पढ़ोगे तो सब अंदर आ जाएगा यार, ठीक है। अब आप आगे का क्वेश्चन देखते हो, ये क्वेश्चन बहुत सही था, ये क्वेश्चन बहुत सही था। यहाँ पे बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन एंड द ग्लैंड सिक्रीटिंग देम। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और इसके बेसिस पे आपको हार्मोन का नाम देना है और उस ग्लैंड का नाम देना है जो कि इसको बनाता है। तो ए में आप समझते हैं, ए जो है, ए में आपको बोला है थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा और वो कौन बना रहा होगा। ए में थायराइड ग्लैंड के लिए बोला है, ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड किसकी वजह से होता है? थायरोट्रोपिन की वजह से। थायरोट्रोपिन के वजह से थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ होता है, ठीक है। थायरोट्रोपिन की वजह से थायराइड ग्लैंड का क्या होता है? ग्रोथ होता है। और आप इसमें क्या बोलते हो? थायरोट्रोपिन कौन बनाता है? ये आपका पिट्यूटरी बनाता है, पिट्यूटरी बनाता है थायरोट्रोपिन। फिर आप क्या बोलते हो? कंट्रोल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। तो ट्यूबुलर वाटर एब्जॉर्प्शन किडनी में कौन कंट्रोल करता है? आप बोलते हो बी में एडीएच। एडीएच नाम से एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है? एडीएच, है ना। तो आप क्या बोलते हो? एडीएच हार्मोन होता है। बनाता कौन है? एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसको बनाता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, या आप बोल सकते हो एक तरीके से, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, हाइपोथैलेमस के अलावा आप बोल सकते हो पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ये भी गलत नहीं होगा, दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस बनाता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है, ठीक है। आपके बुक में पोस्टेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन बताया इसको, ठीक है। सी, सी आप क्या बोलोगे? स्टिमुलस लीवर एंड मसल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पे इंसुलिन करोगे आप। इंसुलिन क्या करता है? लीवर को ग्लाइकोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन आप देखते हो लीवर को ग्लाइकोजेनेसिस के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रिया के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन बनाते हैं, ठीक है ना। इजी है, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? डी, डी जो है आप बोलोगे डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं और ये बनाता कौन है? थाइमस ग्लैंड। तो इतना इजी क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल इजी, ठीक है। और 4 मार्क मिल गए इतने 4 लाइन लिखने से, सही है, ठीक है। डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस विद एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करती है वो कौन है? कौन से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है? देखो देखो ये सारे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी भी है, दूसरे पेज पे है यूनिसेक्सुअलिटी। तो आप यूनिसेक्सुअलिटी भी ऐड कर सकते हो, यूनिसेक्सुअलिटी भी ऐड कर सकते हो आप। इसके अलावा डाइकोगैमी, ठीक है, ये डाइकोगैमी, डाइकोगैमी में आप प्रोटोएंट्री, पहले एंड्रोशियम मैंने बताया भी था, ये आएगा जरूर, पढ़ के जाना, ठीक है। प्रीपोटेंसी, हर्को हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी मैंने बताया था, ये पढ़ के जाना, जिसने पढ़ के गया होगा उसने अच्छा किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हो कंसेप्चुअल, 2 क्वेश्चन आए थे जो कि आपको कहीं से रट्टा मारने नहीं थे, एक तरीके से आपको समझ के लिखने थे। तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ रहेंगे तो कैपिटल टी एक्सप्रेस होता है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होता। मतलब एक अलील पूरा पूरा डोमिनेंट होता है और एक अलील पूरा पूरा क्या होता है? रेसेसिव होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस से कैसे अलग है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों अलील पार्शियली डोमिनेंट होते हैं, पार्शियली मतलब आधे आधे, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला एक पूरा डोमिनेंट है एक पूरा रेसेसिव, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों अलील, दोनों पार्शियल डोमिनेंट है, दोनों पार्शियल क्या है? डोमिनेंट है। और कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस में दोनों अलील इक्वली डोमिनेंट होते हैं, दोनों अलील इक्वल डोमिनेंस शो करते हैं। तो ये ही डिफरेंस था, ठीक है, ये बताना था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, ठीक है, सोच समझ के आंसर लिखना था। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल पूछा है। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखते हो कौन से फेज में हार्मोन बढ़ता है, कौन से फेज में कम होता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप ये 14 डे का ग्राफ देखते हो तो आप देखते हो ये फर्स्ट 5 डेज है, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज है। फिर आप देखते हो यहाँ तक ये 14th डे है और फिर यहाँ तक ये 28th डे है। तो आप बोलते हो फर्स्ट 5 डे में सब हार्मोन कम होते हैं, सारे हार्मोन कम होते हैं, ठीक है। इनमें से एफएसएच ये हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एफएसएच वाला ये हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कब? एफएसएच बढ़ने लगता है पहले 5वें दिन के बाद। तो यहाँ पे फॉलिकल की ग्रोथ होती है, फॉलिकल की क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर एफएसएच बढ़ने के बाद अब यहाँ पे आप देखते हो कि एफएसएच तो बढ़ गया, अब यहाँ तक एलएच जो था वो कम था, 14वें दिन पूरा एक डेवलप हो गया। तो आप क्या बोलते हो? एलएच बढ़ के क्या करता है? ओव्यूलेशन करा देता है, ठीक है। तो एफएसएच बढ़ता है तो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन भी बढ़ते जाता है, ठीक है। एफएसएच बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या बढ़ते जाता है? ईस्ट्रोजन। तो आपका ईस्ट्रोजन भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ईस्ट्रोजन।
ठीक है। अब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया तो अब एफएसएच धीरे धीरे क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। एफएसएच धीरे धीरे फॉल होने लगता है। अब क्योंकि एफएसएच घट गया और पूरा जो फॉलिकल बना था वो भी घट गया, तो ईस्ट्रोजन बनना भी कम हो जाता है। ठीक है, एलएच तो पहले कम हो ही गया है। तो अब बचा क्या, अब प्रोजेस्टेरॉन बनना चालू हो जाता है। अब कौन सा हार्मोन बनना चालू हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब बनना चालू होता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन बनना चालू होता है। ये हार्मोन अभी तक कम था, अब ये बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये भी फॉल हो जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा है, सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा पेपर जो है वो डिस्कस हो गया है। आई होप ये पेपर जो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने सारे आंसर सही लगाए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।